तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले सिंपल एक समझो। पहला लॉ है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या हुआ, बहुत सिंपल सा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। आप ऐसे समझो कि जैसे एक 60 किलोग्राम की बॉडी है और एक 20 किलोग्राम की बॉडी। आपसे कहा जाए कि इन दोनों की स्टेट को चेंज कर दो, मतलब ये जहाँ पर हैं वहाँ से इनको हटा दो। तो क्या होता है, अब सामान्य से रूप से हम इसको बहुत इजीली नहीं हटा पाते हैं। इसको हम इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं, हालांकि ये भी कुछ ना कुछ एक रजिस्ट करेगा, क्योंकि ये अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का ज़्यादा विरोध कर रहा है। ये कम करेगा, हम इसको बदल सकते हैं। इसी तरह से मान लो कि आपके पास, अगर सपोज करो कि एक ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, कोई ट्रक है, वो रनिंग चलते हुए आ रहा है, और सपोज करो एक साइकिल आ रही है। तो आपसे कहा जाए कि आप किसको रोक सकते हो सामान्य भाषा में, या किससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम क्या कहते हैं, ट्रक से ज़्यादा दिक्कत होगी, ट्रक को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। मानो कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, और साइकिल को आप इजीली रोक सकते हो, क्योंकि ये अपने में होने वाले परिवर्तन का कम अपोज करेगी। यानी कि इसका रेजिस्टेंस, सामान्य भाषा में क्या कहें, विरोध करना का अर्थ हुआ रजिस्ट करना। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। इसका हाई है, इसका लो है। सेम वैसी ये ज़्यादा रजिस्ट करती है, ये कम रजिस्ट करती है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी कि कोई भी बॉडी अपने में होने वाले अगर परिवर्तन का हम उसमें फोर्स लगा लें, तो वो उस अवस्था को चेंज करने का एक अपोज करती है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके मास पर। देखो, 60 किलोग्राम वाले का ज़्यादा है, 20 का कम है। ट्रक का ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें हम मुश्किल होता है हमें उसकी स्टेट को चेंज करना, और इसकी स्टेट को हम आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो इस जो फर्स्ट लॉ है वो यही है कि कोई भी बॉडी अपने में होने वाले, अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का एक अपोज करती है। और वो अपोज किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके मास पर। तो इसी से मास की परिभाषा भी बनी, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी का इनर्शिया ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है उसका मास ज़्यादा होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जाते हैं, जिसको आप लोग सामान्यतः पढ़ते आते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ F=ma। तो एक्चुअली में ये F=ma नहीं होता, इसको पहले और समझते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, एक संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, कि किसी की बॉडी के मोशन से क्या अटैच है। मान लो एक कोई बस, कोई ट्रक है मास का, वो चल रहा है 20 स्पीड से, तो क्या चीज़ जुड़ी है, उसकी वेलोसिटी और मास आपस में जुड़े हैं। तो मोशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, मास और वेलोसिटी, यही उसका मोमेंटम हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो डायरेक्शन v की होगी वही m की होगी। अब सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो सेकेंड लॉ एक्चुअली में ये नहीं होता है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये है कि जैसे मानो आपने एक कोई बॉडी है एम मास की, जो u स्पीड से चल रही है, तो इसका इनिशियल एक मोमेंटम हो जाएगा। देखो, इसका मोमेंटम हो गया कितना, m/u। अब आपने इसको धक्का मारा, एक फोर्स लगाया, और इसका वेलोसिटी होगी माना v, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी होगी v। तो अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, माना ये 1 था, ये मोमेंटम 2। तो फोर्स लगाने से इसका मोमेंटम चेंज हुआ। माना कि ये प्रोसेस, सपोज यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपने t ले लिया, तो इस फोर्स से क्या हुआ, इसके मोमेंटम में कोई चेंज आया। कितना आया, p2 - p1, और कितने टाइम पे आया, t टाइम पे। तो जितने टाइम पे ये मोमेंटम का चेंज आता है, वही इसके फोर्स के बराबर हो। तो वो हो गया mv - mu/t। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये है कि जो फोर्स होता है ये dp/dt के बराबर होता है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसका उल्टा भी हो सकता था कि सपोज ये v स्पीड से चल रही है
और आपने एक ब्रेक लगा दिया है ना, ब्रेक लगाओगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर इसकी स्पीड माना यहाँ पहुँचते थे टी टाइम के बाद यू हो गई, तो उस ब्रेक ने क्या करा, इसके मोमेंटम को अब की बार कम कर दिया, यहाँ बढ़ाया था। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और सामान्य रूप से अगर हम कहेंगे तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। सिंपल डी पी नहीं बल्कि डी पी बाई डी टी है। डी पी बाई डी टी की मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ, ये हो गया एम इंटू वी। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, एम डी वी अपॉन डी टी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, प्लस वी डी एम बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही बन जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब इसी में आगे चलते हैं। सामान्यतः आप लोग क्या करते हैं, एम को कांस्टेंट मानते हो कि एम कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन एम भी चेंज हो सकता है। कैसे, मानो कि एक ट्रक है जो एम मास का है, 20 वेलोसिटी से चल रहा है। सपोज करो यहाँ पर एक छेद हो जाए और इसके अंदर माना बालू भरी है, तो क्या होगा, टाइम के साथ इसका मास भी कम हो रहा। तो नॉर्मली अगर ये छेद नहीं होता तब तो इसका एम कांस्टेंट होता, लेकिन इस छेद होने से क्या होगा, बालू लगातार गिरेगी, तो अब की बार इसका डी एम बाई डी टी कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं, वो क्या, इफ़ इसी इक्वेशन से अगर डी एम बाई डी टी जीरो हो जाए, अगर जीरो नहीं होगा तब तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर डी एम बाई डी टी जीरो हो जाए तो ये बन जाएगा एफ एम डी वी अपॉन डी टी। ये पोर्सन जीरो कर दिया तो वी इंटू जीरो, और डी वी बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम ए इसकी एक कंडीशन है। ऐसा कई जगह पर होता है, रॉकेट छोड़ने में ही होता है। जब आप किसी रॉकेट को छोड़ते हैं तो उसके अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल जल के बाहर निकलता है, तो रॉकेट कहाँ को जाता है, ऊपर की ओर। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है, टाइम के साथ उसका मास लगातार कम हो रहा है क्योंकि जल की फ्यूल निकल रहा है। तो ये तो था न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब इसी तरह से थर्ड लॉ होता है, वो तो वही सिंपल है, एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो हम पढ़ते आए हैं कि अगर सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर आपने एम मास लगा तो क्या लगेगी, इस पर एक रिएक्शन लगेगी। एफ इक्वल टू, अगर आप कहेंगे आर रिएक्शन है तो आर इक्वल टू ऑफ माइनस एफ। अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही पॉइंट पे लगे तब तो मोशन होना संभव ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी मोशन होता है वहाँ पर ये दोनों एक पॉइंट पर नहीं लगती।